हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें बोनस एक्ट हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमारी बोनस की चर्चा हुई थी। बोनस क्या होता है हमने कर लिया था, उसके बारे में मैंने बताया था कि बोनस चूंकि डिफाइन तो नहीं है इस एक्ट में, लेकिन कई सारी बातें मैंने आपको बताई थी, उसकी बैकग्राउंड दी थी मैंने आपको। फिर उसके बाद एप्लीकेबिलिटी की बात हुई थी, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, इन पे चर्चा हुई थी। और ये एक्ट हमारा कहां कहां एप्लीकेबल होता है इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक्ट हर फैक्ट्री पे लागू होगा, बाकी जहां कोई और इस्टेब्लिशमेंट जहां 20 या 20 से अधिक लोग काम करते हैं वहां भी लागू होगा। फिर अगर हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अगर कहता है कि भाई 20 से कम है फिर भी हम लागू करना चाहते हैं तो कर सकता है, लेकिन 10 से कम लोग नहीं होने चाहिए, ये मैंने बताया था। तो एप्लीकेबिलिटी की चर्चा हमने कर ली थी। मैंने कहा था कि हम लोग देखेंगे कि ये कहां कहां किन एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो हमें पहले ये कर लेना है कि कहां कहां ये एप्लीकेबल नहीं होता, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है ना। तो आइए अब हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट कौन कौन से ऐसे हैं जहां पे हमारा बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, या उन्हें आप एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप उनको? एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट बोल सकते हैं। इसे मैं ESTB लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जहां पे हमारा ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, बोनस एक्ट हमारा यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो कौन कौन सी जगह हैं उनके बारे में जरा सुनते जाएंगे आप। सबसे पहले, अगर कोई एम्प्लॉय है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करता है, LIC के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर हमारा बोनस एक्ट लागू नहीं होता। LIC के एम्प्लॉय के ऊपर बोनस एक्ट लागू नहीं होता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा, मतलब इनके ऊपर अप्लीकेबल है नहीं, तो फिर आप अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सवाल ये उठा कि सर क्या बोनस नहीं मिलता होगा इन्हें? बोनस दे सकते हैं, LIC दे सकती है, लेकिन उनका अपना, मैं जो भी अभी यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की बात करूंगा वो लोग अपने तरीके से बोनस देंगे, वो अलग तरीके से देंगे। इस एक्ट के प्रोविजंस वहां अप्लाई नहीं करेंगे, मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं। गेटिंग इट? इसी की वजह से, केवल यही रीजन है कि बोनस एक्ट वहां अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए वो अपने कर्मचारियों को इस एक्ट के हिसाब से बोनस नहीं देंगे। और कोई तरीका है उनके पास, वो अपने तरीके से बोनस देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ रहा है कि कौन कौन से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, जिनके ऊपर बोनस एक्ट नहीं लग रहा। हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो बोनस ना भी देते हों, हो सकता है कुछ और ऐसे हों जिनको बोनस देना होता हो लेकिन अलग तरीके से उनका कैलकुलेशन होता हो। बोनस एक्ट के प्रोविजन को पढ़ करके उसमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो सुनेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हमारा LIC है वो अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं देगा। दूसरा और कौन हो सकता है? सीमेन होते हैं। सीमेन कौन होते हैं? जो जहाज पे काम करते हैं। सर जहाज पे काम करते हैं? हाँ, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के हिसाब से जो मर्चेंट शिप होती है, जो जहाजें होती हैं सामान ढोने और ले आने के लिए, उस पे जो एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी दिनों तक, लगभग महीनों तक आप कह सकते हैं कि वो समुद्र में ही रहते हैं, पानी में ही रहते हैं, और उन्हें सीमेन कहा जाता है। सीमेन मतलब सी में रहने वाले लोग। और उन लोगों को बोनस एक्ट के हिसाब से बोनस नहीं मिलता, ठीक। ऐसे ही डॉक वर्कर्स होते हैं, या डॉक पे काम करने वाले लोग जो होते हैं, इनको भी बोनस नहीं मिलता। डॉक का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर सामान उतरता है या लोड होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है शिप पे, वो हमारा डॉक वर्कर जो होते हैं उनके लिए है। चूंकि इनके लिए अलग रेगुलेशन है, मैंने बताया, तो उस हिसाब से उनको काम करना होता है, इनके ऊपर हमारा बोनस एक्ट नहीं लागू होता, ठीक है। इसके अलावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी, ये LA का मतलब आप समझ लेंगे लोकल अथॉरिटी,
के अंदर आने वाले कोई स्टैब्लिशमेंट की डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आने वाली कोई एस्टैब्लिशमेंट है या उसका डिपार्टमेंट है, जो ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो किसी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में आता हो, जो किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम करती हो। सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंदर आने वाली ऐसी इंडस्ट्री, भाई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हो जो या तो चलाई जा रही हो या तो कंट्रोल की जा रही हो इनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही हो या इनके द्वारा कैरिड ऑन हो, और वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही हो जिस एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट उस हिसाब से काम कर रहा हो, इनके डायरेक्शन के हिसाब से काम कर रहा हो, इनके कंट्रोल में काम कर रहा हो, तो ऐसी जगह पे हमारा बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी के अंदर आने वाले कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हो, जो इंडस्ट्री चलाई जा रही हो इनके द्वारा या इनके कंट्रोल में काम कर रही हो, तो उनके ऊपर बोनस एक्ट लागू नहीं होता है। अगर मैं कहूं रेलवेज, अब रेलवे का क्या है, तो रेलवे का सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, तो वहां पे अब बोनस एक्ट लागू नहीं होगा। उनका अपना तरीका होगा बोनस देने का, ऐसा नहीं कि बोनस मिलेगा नहीं, उनको भी मिलेगा, उनका अपना तरीका होगा, वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी एस्टैब्लिशमेंट होंगे उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। इसके बाद कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं, मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब ये नाम सुनते ही आपकी भौहें खड़ी हो जाएंगी, सर ये भौहें क्या होती हैं, इनके बारे में भी आप बताइए। भौहों का मतलब होता है ये जो ललाट पे होती है ना, इनको ऐसे कर लेते हैं आप, रेड क्रॉस सोसाइटी ये क्या है, हमने सुना ही नहीं कभी। तो मैं बता रहा हूं आपको ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर में जो लोग घायल होते थे या जो युद्ध में जो सैनिक घायल होते थे, उनकी मदद के लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी केयर के लिए कुछ लोगों ने एक सोसाइटी बनाई थी, और वो उन्हीं लोगों की मदद करती थी, विक्टिम्स की, जो घायल अवस्था में रहते थे, गरीब थे, उन लोगों की मदद करने के लिए वो सोसाइटी बनी थी, जिसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी कहा गया था उस समय। उसी के मेंबर हैं इंडिया के रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये डिजास्टर में या फिर कहीं भी कोई घटना होती है उसके लिए ये काम करते हैं। तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसके जो मेंबर होते हैं, जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, इनके ऊपर हमारा बोनस एक्ट लागू नहीं होता, या इस नेचर के कोई और भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके ऊपर भी ये हमारा लागू नहीं होता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मतलब समझ में आ गया, और इनके ऊपर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, अच्छा ये याद रहेगा ना आपको, इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर भी हमारा लागू नहीं होता बोनस एक्ट। मतलब आप अगर ये कहें कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, दे आर नॉट गेटिंग बोनस एज पर द बोनस एक्ट। बोनस एक्ट देखिए, उनको, टीचर्स को महंगाई के हिसाब से हर चीज़ मिलती है, और वहाँ पे उनको उतना ही काम दिया जाता है जितना वो उनकी कैपेसिटी होती है, और कोई बहुत लेबर या एफर्ट का काम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि आप एक शिक्षक हैं और आपकी क्षमता है कि दिन भर में आप 4 घंटे पढ़ा सकते हैं, तो हम आपको 8 घंटे पढ़ाने के लिए नहीं दे सकते ना, ये तो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। बोनस कहाँ दिया जाता है, अब इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। बोनस वहाँ देते हैं जहां पर हमें एम्प्लॉय से ज़्यादा काम लेना है, या उसे इंसेंटिव देना है, उसे प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, तो बोनस देते हैं। सर तो शिक्षक लोगों को मोटिवेट नहीं करना है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका अपना तरीका होगा। ठीक है,
तो जो यूनिवर्सिटी हैं या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता। इनके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस, मैं इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब बताइए, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाए गए हैं इंस्टीट्यूशंस, तो इनके लिए क्या, इनके कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही नहीं है ये, और अगर प्रॉफिट कंपनी नहीं है तो फिर बोनस देना उचित नहीं है। और इसमें कौन आएगा, इसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, इसमें हॉस्पिटल्स, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स आएगा, और उस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आएंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए बनी होती हैं। तो क्या मेरी बात समझ आई कि और अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। तो इन तीनों को हम एक साथ रख लेते हैं एक कैटेगरी में, कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या इसकी तरह के सिमिलर नेचर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस, यूनिवर्सिटी हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा, और कोई इंस्टीट्यूशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए एस्टैब्लिश किया गया है उनको भी बोनस नहीं मिलेगा, और जो हमारे इसमें कवर कौन कौन से होंगे, हॉस्पिटल कवर होगा, जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दिमाग में ये आ रहा होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन है जो कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए एक यूनियन बनाई गई है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक। अब आइए चलते हैं आगे, और कौन से एस्टैब्लिशमेंट हैं जिनके ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप कोई कर्मचारी है जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब ये हुआ जो बिल्डिंग बनाने वाले, बिल्डिंग ऑपरेशंस में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये बिल्डिंग ऑपरेशंस हैं, मतलब बिल्डिंग बनाने वाले जो काम है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके थ्रू एम्प्लॉय किए गए एम्प्लॉइज को बोनस नहीं मिलेगा एज पर दिस एक्ट। वो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से बोनस दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो अपना नियम कानून रखे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से हम उनको बोनस नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, मैं मजाक कर रहा था, आपने सुना है भारतीय रिजर्व बैंक, इसके कर्मचारियों को भी बोनस नहीं मिलता। बताइए कितने दुर्भाग्यशाली हैं ये लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता। अच्छा, इसके अलावा और भी कौन है, अब इसके अलावा आरबीआई के अलावा और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। वो कर्मचारी जो काम करते हैं कहां, आईएफसीआई का नाम सुना होगा आपने, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई का नाम सुना होगा आपने। आईएफसीआई के कर्मचारियों को, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस का काम करती है, इनके कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको याद रहेगा ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इतने से याद रहेगा। ओके, इसके अलावा डीआईसी, ये क्या है सर, डीआईसी, डीआईसी का मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं इनको भी बोनस नहीं मिलेगा। एक एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन है, एआरसी, डीआईसी, एआरसी, ये देखिए याद हो जाएंगे, आईएफसीआई, डीआईसी, एआरसी। डीआईसी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एआरसी क्या है, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन। इनके कर्मचारियों को भी नहीं मिलता, इनको एक कैटेगरी में मैं रख रहा हूं, ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है। आपने यूटीआई का नाम सुना होगा, यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाँ सर,
इनके कर्मचारियों को भी बोनस नहीं मिलेगा, यूटीआई के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। आपने आईडीबीआई का नाम सुना होगा। सर आईडीबीआई का नाम हम लोगों ने सुना तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा है आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अरे भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, और ये क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनको भी नहीं। इसके अलावा सुनिए, कोई और इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 3 और सेक्शन 3A में, ये मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 में सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 3A के तहत किसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया गया है, तो फिर ऐसे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय को भी बोनस नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे केवल लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसके फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा या आप नोट कर लेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 3A के तहत कोई इस्टेब्लिशमेंट है जो फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको भी आपको, उसके कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऑफिशियल गैजेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो स्टैब्लिश है एज एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, याद करिए मैंने प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट और पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आपको बताया था, याद आ रहा है ना। हाँ, तो वो एस्टैब्लिशमेंट जिसको पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, उसकी कैपिटल, उसके ऑब्जेक्ट, उसके फाइनेंशियल असिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि छोटी पूंजी की है कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन है, या उसका ऑब्जेक्ट ऐसा है कि अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दे सकता, कुछ ऐसा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इस कैटेगरी में आने वाले को बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट वो क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है कि भाई इनके ऊपर भी बोनस एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक कैटेगरी में आ गए इतने लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, NIOG, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, वो क्या कर सकते हैं, वो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट को, पब्लिक सेक्टर अगर एस्टैब्लिशमेंट है तो उसको ध्यान में रखते हुए, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना है उसके पास, ये सब ध्यान में रखते हुए उसको रोक सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। इसके अलावा सुनेंगे आप, कोई अगर मान लीजिए एम्प्लॉई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट है, एम्प्लॉई ऐसा है जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है। अब सवाल ये उठा कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा देशी, जो हमारे देश का है, इनलैंड का मतलब भारतीय सीमा में जो काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में है जो कंपनी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। लेकिन अगर वो ऑपरेट करती है बाय अ रूट पासिंग थ्रू अनदर कंट्री, तो फिर उसे बोनस नहीं देंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं हो सकता है दूसरे देश का भी कर्मचारी हो सकता है उसमें, और हम
यहाँ का एक्ट उसके ऊपर लागू कर दें, यहाँ के हिसाब से बोनस दिलवाना चाहें, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए उनके लिए छोड़ दीजिए, वो अपना नियम कानून रखेंगे। अगर कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो इनलैंड का मतलब हमारा भारत जो देश है, इसके टेरिटरी में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला कोई जहाज है, लेकिन वो जहाज किसी और देश के रूट के थ्रू होकर के आ रहा है, फिर से समझिए, किसी और देश के, अब चूंकि क्या है ना कि कभी कभी हमारे देश में ही अभी श्रीलंका से होकर के कोई जहाज घूमते हुए आ रहा है दूसरी कलकत्ता में, या मुंबई से, भारत में ही मुंबई से घूम करके श्रीलंका होते हुए आ रहा है, तो अब क्या करें इसके लिए? तो इसको बोलेंगे कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिशमेंट है बट पासिंग थ्रू द रूट ऑफ अनदर कंट्री, तो ऐसे कर्मचारियों को भी हम नहीं देंगे। ठीक है, ओके सर। और इसके अलावा अब अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फाइनली अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि भाई ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि ये इस्टेब्लिशमेंट बोनस पे करने में सक्षम नहीं है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना होगा कि भाई क्या ये इसको बोनस देना पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा है कि बोनस दिलवा दें और फिर ये क्या है, गड़बड़ हो जाए, कहीं ये कंपनी ही खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को भी क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, उसके पास ये पावर है। तो ये रहे आपके कुछ एस्टेब्लिशमेंट के नाम या कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिनको हमें बोनस एक्ट को अप्लाई नहीं करना है, उनके ऊपर वो बोनस एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। हो गया, कौन कौन आ रहा है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। LIC के एम्प्लॉय को, सीमेन, डॉक वर्कर्स, इनको नहीं देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हो जो कैरिड ऑन बाय हो और अंडर द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल दीज, तो फिर ऐसे एम्प्लॉय को जो उसमें काम कर रहा है उसको बोनस नहीं मिलेगा इस एक्ट के हिसाब से। IRCS क्या है, कर्मचारी वो जो यहाँ एम्प्लॉयड हैं, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैं, यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और कोई अदर इंस्टीट्यूशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए बना हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल आ जाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाएगा, अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयड हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, जो बिल्डिंग ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, उनमें भी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा। RBI के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा और इनके कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा। इनमें कौन कौन शामिल है, इनमें IFCI शामिल है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपका DIC शामिल है। इसमें DIC का मतलब क्या हुआ है, DIC का मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें ARC है, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन। इसमें UTI है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग शामिल हैं। और इसके अलावा जो SFC एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 3 या 3A में बनी हुई फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर वो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अगर अप्लाई करना है कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, तो हो सकता है। और इसके अलावा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले एस्टैब्लिशमेंट जो किसी और कंट्री के थ्रू होकर के पास करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट ऑन विच द बोनस एक्ट विल नॉट अप्लाई। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, नाउ वी आर मूविंग। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। अब हम ये पढ़ सकते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जिनके ऊपर हमारा बोनस एक्ट अप्लाई होता है। वो तो पढ़ लिया हमने, कहाँ अप्लाई नहीं होता ये भी पढ़ लिया। कुछ एलिजिबिलिटी की बात होती है कि भाई कौन एलिजिबल होता है बोनस के लिए, तो उस सेक्शन 8 में बताया गया है कि भाई सेक्शन 8 कहता है कि कौन कौन एलिजिबल है। तो उस एलिजिबिलिटी पे चलेंगे। फिलहाल हम कुछ डेफिनेशंस कवर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर हम आ जाएंगे एलिजिबिलिटी पे। या फिर हम पहले एलिजिबिलिटी देख लें,
सेक्शन 8 देख लें, उसके साथ साथ सेक्शन 14 भी जुड़ा हुआ है, वो देख लें, फिर सेक्शन 9 भी है, वो देख लें, फिर आ जाएं हम डेफिनेशन पे। तो दोनों में से एक रास्ता हम चुन सकते हैं। तो आइए देखिए डेफिनेशन कौन सी पढ़नी है हमें। डेफिनेशन में हमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखनी है, एम्प्लॉयर की देखनी है, हमें सैलरी वेजेस क्या होते हैं उनको देखना है, हमारा अवेलेबल सरप्लस क्या है उसको देखना है, एलोकेबल सरप्लस क्या होता है सेक्शन 5 देखना है। तो ये सारे सेक्शंस अभी कवर करने हैं हमें। हमने अवार्ड का देख लिया है क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन देख ली है क्या होती है। तो एक काम करते हैं, पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पे और बाकी डेफिनेशंस को कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर और सेक्शन 8 की बात करते हैं। क्या कहता है ये सेक्शन 8? आइए, सेक्शन 8 कहता है कि भाई क्या सारे कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है, उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमारा ये बोनस एक्ट अप्लाई होता है, बोनस एक्ट तो लागू हो रहा है, लेकिन बोनस एक्ट के लागू होने से क्या सभी लोगों को बोनस मिल जाना जरूरी है? ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो फिर इसके लिए ये देखना होगा हमें कि वो एलिजिबल पर्सन है या नहीं। भाई जो एलिजिबल होगा उसी को तो बोनस मिलेगा। तो ये बातें हमें खास करके ध्यान रखनी है। बोनस एक्ट तो हमारा अप्लाई होगा पूरे एस्टैब्लिशमेंट पे, बाकी सबको बोनस मिलेगा भी, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा कर्मचारी हो जो एलिजिबल ना हो, तो उसको बोनस कैसे देंगे? ठीक, तो एलिजिबिलिटी क्या है जरा सुनेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। देखिए, अगर कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट, सर एस्टैब्लिशमेंट बहुत खराब बनाया आपने, कोई बात नहीं, इसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, क्लियर है, तो इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं क्या इन्हें बोनस मिलेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये एलिजिबल होंगे तो बोनस मिलेगा, अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर इन्हें बोनस नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? मतलब आप एलिजिबल हैं तो बोनस मिलेगा, एलिजिबल नहीं है तो बोनस नहीं मिलेगा, भले ही उस एस्टैब्लिशमेंट पे वो बोनस एक्ट अप्लाई होता हो। अब थोड़ा अंदर जा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो सवाल उठा कि ये एलिजिबिलिटी की टेस्टिंग कैसे होगी, कैसे टेस्ट होगा कि ये एलिजिबल है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि क्या एक अकाउंटिंग ईयर में एक साल में उस व्यक्ति ने क्या 30 दिन, कम से कम कितने, 30 डेज, अगर उसने कम से कम 30 डेज वर्क किए हैं, कम से कम 30 दिन काम किया है या उससे अधिक, तो ही उसे बोनस मिलेगा, अदरवाइज वो बोनस पाने का अधिकारी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बोनस उसी को मिलेगा जो कम से कम एक अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन काम किया हो। सवाल ये उठा, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसको हमने नौकरी से निकाल दिया, निकाला मतलब कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको हम सस्पेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। किस वजह से सस्पेंड हुआ मायने नहीं रखता, बट अगर ये सस्पेंड हुआ है लेकिन, तो क्या इसे बोनस मिलेगा? जी नहीं। अगर इसने ये 30 दिन की क्राइटेरिया पूरी नहीं की तो इसे बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने उसे सस्पेंड किया और उसे फिर से रीइंस्टेट किया, रीइंस्टेट का मतलब होता है दोबारा से काम पर रखना, वो भी विद फुल वेजेस, विद फुल वेज और सैलरी जो है। अब सवाल उठा कि क्या
जब हम उसे रीइंस्टेट कर रहे हैं तो होता क्या है, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई गलत आरोप ही लग गया, लेकिन अब उसे को तो सस्पेंड कर दिया गया कि भाई आप इतने दिन तक काम, अब सस्पेंड वर्ड तो आप जानते होंगे, पिक्चरें तो आप देखते होंगे, है ना, ये वर्ड हमें बताने की जरूरत नहीं है। सस्पेंड का मतलब होता है टेम्पररीली आपको वर्क से डिसमिस किया जाना, टेम्पररी बेसिस पे। तो बाद में पता चलता है कि भाई आपकी गलती नहीं थी, तो क्या ये जो बीच में आपने काम नहीं किया है इसकी वजह से आपका ये 30 दिन पूरा नहीं होता है, तो क्या आप एलिजिबल माने जाएं या ना माने जाएं? तो फिर आप एलिजिबल माने जाएंगे, बिकॉज आप सस्पेंडेड थे, आप रीइंस्टेट हुए हैं विद द फुल वेजेस, रीइंस्टेट बैक हुए हैं फुल वेज के साथ, मतलब वहीं से आपका काम शुरू हुआ माना जाएगा जहां से आपको हटाया गया था। क्लियर है? दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 9। ये छोटी सी बात सेक्शन 9 ने की है। मैं ये सेक्शन 9 आपके सेक्शन 8 सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 8, तो ये बात कही है, मैं आपको उसको रीड करना चाहूंगा आपके साथ, सुनेंगे ध्यान से। सेक्शन 8 कहता है कि एवरी एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस। एवरी एम्प्लॉय, मैंने कहा ना कि हर एम्प्लॉय को मिलना है अगर बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन देखना है कि एलिजिबल है या नहीं। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन एन अकाउंटिंग ईयर, फॉर दिस ही हैज टू वर्क, उसे काम करना होगा कितना, इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर नॉट लेस देन 30 डेज, 30 वर्किंग डेज। ये 30 डेज जो होंगे ना, ये वर्किंग डेज होंगे, 30 वर्किंग। अब इस पे भी मुद्दा है, क्या मुद्दा है? 30 वर्किंग डेज हैं वो। इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 दिन जो काम वाले दिन हैं, मतलब इसमें छुट्टियों के दिन का क्या, छुट्टियों के दिन का क्या प्रॉब्लम आई ना। सुनिए प्रॉब्लम क्या है कि जब यहां हमने लिखा कि 30 वर्किंग डेज काम वाले दिन माना जाएगा, तो मतलब अगर संडे है, संडे है तो संडे को क्या किया जाए, काउंट किया जाए, यानी ये तो वर्किंग डे नहीं है। इसके अलावा आप छुट्टी पे हैं, लीव विथ वेजेस, तो क्या इसे भी काम माना जाए या नहीं? संडे है, लीव विद वेज, मतलब कोई छुट्टी ऐसी आपने ली है जो जिसका वेज मिल रहा है आपको। इसके अलावा आप, एक वर्ड है ले ऑफ, ले ऑफ या लेड ऑफ, हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो ले ऑफ बोलेंगे, पास्ट में बात करेंगे तो लेड ऑफ वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आप वर्क तो नहीं करते, वर्क तो नहीं करते, लेकिन तो क्या, अब इनकी वजह से आपके 30 दिन की जो काउंटिंग है वो कम हो जा रही है। मतलब संडे की वजह से सपोज आपने अकाउंटिंग ईयर मान लीजिए खत्म होता है आपका दिसंबर में, मान लीजिए, और जब दिसंबर में खत्म होता है, आपकी ज्वाइनिंग थी नवंबर में 28 तारीख को, और आपने इस तरह करके 6-7 दिन की आपकी छुट्टियां हो गई, बचे आपके मान लीजिए 28 दिन या 25 दिन या 26 दिन बचे, 30 नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे हैं ये 30? इसलिए नहीं हो रहे कि ये छुट्टियां हैं। तो क्या अब आप ये कह सकते हैं कि ये वर्किंग डेज नहीं है इसलिए आप एलिजिबल नहीं है? तो यहां आता है सेक्शन नंबर 14। कौन आता है? अब आएगा सेक्शन नंबर 14। ये सेक्शन 14 इसको बचा लेगा, उस आदमी को बचा लेगा जो चूंकि काम तो किया है, एक्चुअल में देखा जाए तो 28 दिन या 26 दिन ही, बट सेक्शन 14 कहेगा कि भाई इसकी मजबूरी थी कि इन दिनों में वो काम नहीं कर सकता था। वो कौन से दिन हैं वो मैं आपको गिना दे रहा हूं कि कौन से दिनों में वो काम नहीं कर सकता है, मजबूरी है, और इसलिए ये माना जाए कि वो वर्किंग पीरियड में है, और फिर 30 डेज की काउंटिंग करते टाइम उसमें उसको शामिल किया जाए, ये ऐसा सेक्शन 14 बोलेगा। तो पहले हम सेक्शन 8 को एक बार पूरा कंप्लीट कर लें, फिर आते हैं सेक्शन 14 आपको समझाते हैं। तो सेक्शन 8 ने कहा कि एवरी एम्प्लॉई शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन एन अकाउंटिंग ईयर। फॉर दिस ही हैज टू वर्क इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर नॉट लेस देन 30 डेज इन दैट अकाउंटिंग ईयर। एन एम्प्लॉई suspended but subsequently reinstated with full back wages,
फुल बैक वेजेस रीइंस्टेट किया गया उसी टाइम से जब से आपको हटाया गया था, कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी इनएलिजिबल, उसको इनएलिजिबल आप नहीं बोल सकते, फॉर बोनस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एज, और इसको डिसाइड किया गया था एक केस में जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर अहमदाबाद प्रोजेक्ट ONGC वर्सेस श्याम कुमार सेनेगल। ठीक है, इसी केस में ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड होता है और उसको रीइंस्टेट किया जाता है विद अ बैक फुल वेजेस, तो माना जाएगा कि वो इनएलिजिबल नहीं है, बिकॉज वो जिस पीरियड में सस्पेंड हुआ है उस पीरियड से ही माना जा रहा है, तो वो काउंट कर लेंगे उसमें। ठीक, अब आइए सेक्शन 14 ने क्या कहा उसकी बात हम कर लेते हैं। ये कहता है कि एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड, डीम्ड मतलब माना जाएगा, उस 30 दिन के लिए मानेंगे हम, कुछ छुट्टी के दिनों को भी मानेंगे वह काम का दिन। एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव वर्कड इन एन एस्टैब्लिशमेंट इन एनी अकाउंटिंग ईयर ऑन द डेज ऑन विच, वो कौन से दिन हैं, तो जिसमें मैंने बताया कि ले ऑफ। अब ले ऑफ क्या होता है जरा सुनिएगा, लेड ऑफ किया गया या ले ऑफ किया गया, पास्ट में लेड ऑफ बोलेंगे, प्रेजेंट में बात करेंगे तो ले ऑफ। होता क्या है, जब हमारे पास एम्प्लॉयर के पास काम नहीं होता है, हमने एक एम्प्लॉय तो हायर कर ली, बट हमारे पास कभी कभी ओकेजनली ऐसा सिचुएशन आ गया, उस परिस्थिति में हम उस व्यक्ति को काम नहीं दे सकते, लेकिन उसको हम निकाल भी नहीं रहे, हम काम तो नहीं दे सकते बट उसे हम निकाल भी नहीं रहे हैं, और आपस में हम सहमति बना करके ये कह रहे हैं कि चलिए हम आपको ले ऑफ कर दे रहे हैं, आप कुछ दिन पड़े रहिए, फिर हमारे पास जब काम आ जाता है तो आप आ जाइए हमारे पास काम करने। तो क्या माना जाए, वो काम पे है या नहीं, उसको आपने निकाला तो है नहीं, छुट्टी पे है नहीं, तो ले ऑफ पे है, ऐसा इसके लिए स्टैंडिंग रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके तहत ये बात होती है। ठीक है, तो ले ऑफ में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे माना जाएगा कि वो काम कर रहा है, तो वो 30 डेज में काउंट किया जाएगा। ठीक, दूसरा, अगर वो है लीव विद फुल वेजेस, भाई आप संडे की छुट्टी दे रहे हैं उसे, तो संडे की छुट्टी तो उसका अधिकार है, माना जाता है कि वो काम का हिस्सा है। जैसे आप 7 दिन वीक के होते हैं तो पहले दिन आपको छुट्टी दी जाती है ताकि आप बाकी 6 दिन एनर्जी के साथ काम कर सकें, और फिर 7वें दिन छुट्टी दी जाती है, फिर अगले 6 दिन आप काम कर सकें, तो वो आपका अधिकार है, उस दिन भी काम माना जाता है, वो पार्ट ऑफ वर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा टाइम है, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, काम करने के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने के दौरान आपको कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आप टेम्पोररीली डिसेबल हो गए, टेम्पोररी डिसेबलमेंट हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, आप जब काम कर रहे हैं उस दौरान आपको चोट लगी, उसके लिए आप टेम्पोररी, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि परमानेंटली नहीं, आप कुछ दिन के लिए डिसेबल हो गए, परमानेंटली नहीं, टेम्पोररीली, और कुछ चोट लग गई, तो इस वजह से अब चूंकि काम के दौरान चोट लगी है, अब आपको छुट्टी मिल गई कुछ दिन की, तो उस छुट्टी को छुट्टी नहीं मानेंगे। मैंने एक सुना था किसी पिक्चर में कि जिस झूठ से किसी का घर उजड़ता हो वो झूठ नहीं, मतलब उसको बचाने के लिए जो झूठ बोला गया वो झूठ नहीं होता। किसी का घर बचाया जाए, कुछ रिश्ते बचाए जाएं, उन रिश्तों को बचाने के लिए कुछ झूठ बोले जाएं, वो झूठ नहीं होते। तो ऐसे ही अगर आप काम के दौरान कुछ आपको चोट लग गई, आप टेम्पोररीली डिसेबल हो गए, जिसकी वजह से आप आ नहीं पा रहे हैं काम पे, एब्सेंटिज्म है आपकी, तो ऐसे छुट्टी को छुट्टी नहीं मानेंगे, काम मानेंगे। ठीक है, ओके सर। और एक और केस है, वो है मैटरनिटी लीव विद फुल वेजेस का। मैटरनिटी लीव पे है, मैटरनिटी लीव आई होप कि आप जानते होंगे, 26 वीक की मैटरनिटी लीव होती है। अगर आप मैटरनिटी लीव विद फुल वेजेस हैं तो वो भी छुट्टी नहीं मानी जाती, काम माना जाता है, और उसको भी अगर मैटरनिटी लीव में हैं आप तो फिर उसके लिए भी ये 30 डेज की काउंटिंग को काउंट किया जाएगा, वर्क माना जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 14 ने कहा है। आइए मैं आपको सेक्शन 14 की वर्डिंग सुना दूं फटाफट। तो ये 4 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। पहला, ही हैज़ बीन लेड ऑफ, लेड ऑफ पहला है।
under an agreement or as permitted by the standing orders under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 or under the Industrial Dispute Act 1947 or under any other law applicable to the establishment, और आप laid off में हैं. दूसरा, he has been on leave with a salary or wage. तीसरा, he has been absent due to the temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment. And last one is, the employee has been on maternity leave with a salary or wage during the accounting year. तो इनको भी हम काम ही मानते हैं, छुट्टियां नहीं मानते. क्लियर है? ओके. अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर. अब सुनेंगे सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 14 हो गया. सेक्शन 8 कर लिया हमने, एलिजिबिलिटी की बात. सेक्शन 14 ने ये समझा दिया कि भाई जो वर्किंग डेज की काउंटिंग होती है ना, कंप्यूटेशन होती है, तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है. तो सेक्शन 14 को बेसिकली आप बोल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज. क्लियर है? तो वर्किंग डेज के कंप्यूटेशन के लिए आपको कैसे काम करना है, आप उन टाइम पीरियड्स को भी काउंट करेंगे जो इन वजह से हुई हैं, जिसमें 4 चीज़ें आ रही हैं. पहला आ रहा है लेड ऑफ, दूसरा आ रहा है लीव विद अ फुल सैलरी और वेज, तीसरा आ रहा है टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसकी वजह से एब्सेंटिज्म है. एंड देन लास्ट वन इज मैटरनिटी लीव विद सैलरी और वेजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. तो ये चारों चीज़ों को आपको याद रखना है कि इनकी वजह से छुट्टी नहीं मानी जाएगी. ठीक. अब आइए एक सेक्शन लगे हाथ कर लेते हैं. सेक्शन 8 किया है तो सेक्शन 9 को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा काफ़ी. तो आइए हम सेक्शन 9 कर लेते हैं. कहता क्या है सेक्शन 9, जरा सुनेंगे. सेक्शन 9 कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ बदमाशियां करता है, उसकी वजह से हम उसे डिसमिस कर देते हैं. क्योंकि सेक्शन 9 बेसिकली जो है वो सेक्शन कौन सा है ये सुन लीजिए. ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है. बदमाशियां किस चीज की? डिस्क्वालिफिकेशन. तो डिस्क्वालिफाई कब होते हैं आप एलिजिबल हैं बोनस के लिए, आपने 30 दिन काम किया है, आपके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल भी है. सुनिएगा, देखिए कर्मचारी कौन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, एम्प्लॉयर कौन है वो भी करेंगे, मैंने कहा आपसे. लेकिन फिलहाल मुझे ये बताना है आपको कि अभी कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर हमारा बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, ये एक्ट हमारा लागू हो रहा है, बट इस एक्ट के लागू होने के बावजूद उस एक्ट में इस एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय एलिजिबल होने के बावजूद, एक्ट भी लगा, एलिजिबल भी है, बट आपको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई कर गए. डिस्क्वालीफाई कौन करता है? जो एलिजिबल होता है. भाई आप एलिजिबल हैं, आपने एग्जाम पास किए, हमें नौकरी देनी है आपको, लेकिन आपको इंटरव्यू में आप पास नहीं हुए क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं किए, हमने जो पूछा आप बताए नहीं. तो होता है ना, एग्जाम, आप नौकरी के लिए एग्जाम या आप टेस्ट देने जाते हैं, आप एलिजिबल हैं वो टेस्ट देने के लिए, बट क्वालिफाई नहीं करते तो आपको वो सीट नहीं मिलती है या फिर जॉब नहीं मिलती है. तो सेम उसी तरह से एलिजिबल तो हैं आप, बट आप क्वालिफाई नहीं करेंगे. क्यों? आपने किया क्या? देखिए ना क्या किया आपने. ये बहुत बुरी हरकतें की आपने फ्रॉड किया. नौकरी तो मिल गई, आप वहां फ्रॉड कर रहे हैं. ये भगवान, पाप लगेगा. आप कोई वायलेंस कर रहे हैं या फिर कोई राइटस बिहेवियर कर रहे हैं. आप राइटस बिहेवियर का मतलब होता है उपद्रव, राइट होता है ना, तो राइटस बिहेवियर है, वायलेंस कर रहे हैं आप, मतलब भड़काव रहे हैं सबको या उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या फिर आप मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं संपत्तियों का, मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, या आप सबोटेज कर रहे हैं. सबोटेज क्या होता है सर?
सबोटेज होता है कि दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सबोटेज करते हैं। मिस एप्रोप्रिएट, चोरी, थेफ्ट, ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, आपको बोनस मिलना चाहिए, बट आपको हम डिसमिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस और मिस, डिसमिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये किया है, ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ, और आपने दिखा दिया करके, तो आपको डिसमिस कर दिया गया कि भाई हटाओ। अब सवाल ये उठा कि इस परिस्थिति में क्या आपको बोनस मिलेगा? सर, अगर मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है कि मेरी गलती नहीं थी, मेरे ऊपर गलत आरोप लगा और हम रीइंस्टेट होते हैं विद बैक फुल वेजेस, तो ठीक है फिर। लेकिन आप सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, आप डिसमिस, निकाले जा रहे हैं, ये प्रूव हो गया और आप निकाले गए, या फिर कुछ पीरियड के लिए आप डिसमिस कर दिए गए और आपको रीइंस्टेट नहीं किया जा रहा है, तो फिर हो सकता है बाद में आप आ भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको बोनस मिलेगा? जी नहीं। इस कृत्य के लिए, इस अपमानजनक कार्य के लिए आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगर आपको डिसमिस किया जाता है क्योंकि आपने ये कृत्य किए हैं, इस तरह की गलत हरकतें की हैं, तो आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। सवाल ये उठा, मान लीजिए आपने इसके पहले अच्छा काम किया है और आपको दोबारा नौकरी पे रखा गया, लेकिन रीइंस्टेट नहीं किया गया, मतलब जहां से निकाला गया था वहां से नहीं, आगे से। अब तो फिर क्या आपको आगे आने वाले वर्षों में बोनस मिलेगा या नहीं? दो बातें हैं, सुनिए। अगर आप इस ईयर में ये कृत्य करते हैं तो इस ईयर में तो आपको डिसमिस किया गया, इस ईयर में आपको बोनस नहीं मिलेगा, नो बोनस। ठीक, बट इसके प्रीवियस ईयर का क्या और आने वाले सक्सीडिंग ईयर का क्या, आने वाले सालों का क्या? आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। मतलब जो भी ये नियम कानून लग रहा है वो डिसमिसल वाले ईयर में लग रहा है, प्रीवियस ईयर के बोनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आने वाले वर्ष के उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इसी वर्ष में जो कठिनाइयां हैं वो बोनस के लिए होंगी, आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगले साल आपको बोनस मिलेगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा डिसाइड किया गया था पांडियन रोडवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड मदुरई वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट। क्लियर है? केस क्या है मैं समझाता हूं। पहले सेक्शन 9 क्या कहता है सुनेंगे। एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस if he is dismissed from service for fraud, riotous or violent behavior while on the premises of the establishment or theft। अच्छा, violent behavior, आप रास्ते में घर जा रहे थे और आप जाकर के रास्ते में कहीं झगड़ा कर लिए, तो क्या आपका बोनस मना हो जाएगा कि आप बहुत झगड़ा किए हैं, रोड पर चौराहे पे पान खा करके आपने किसी से आप उलझ गए थे तो बोनस नहीं मिलेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं। वो आप एस्टैब्लिशमेंट में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, प्रीमाइस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। तो बारीकियां हैं ये। और थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन और सबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, नहीं मिलेगा। लेकिन ये केस जो मैंने आपको बताया पांडियन रोडवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने कहा, मद्रास हाईकोर्ट ने held that right of the management to forfeit bonus on the ground that the workman was dismissed from service for misconduct, ये right है कि भाई उसको forfeit कर लीजिए आप, लेकिन would be only with reference to the accounting year in which the said act of misconduct was committed, उसी ईयर में जिस ईयर में वो एक्ट कमिट हुआ था, and not with reference to any year or years preceding or succeeding the accounting in question। accounting in मतलब आने वाले वर्ष या जो पिछला साल है उसके ऊपर ऐसा कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हाँ जी।
तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 14। बहुत छोटा सा सेक्शन था और बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अब देखिए सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 14। तो सेक्शन 8 के रेड विद सेक्शन 14 कर लीजिए आप। सेक्शन 8 पढ़ेंगे, इसके साथ आप क्या बोलेंगे, रेड विद सेक्शन 14। सेक्शन 14 के साथ पढ़ा मैंने, सेक्शन 9 हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। बिफोर गोइंग टू डेफिनिशन, क्या हमें सेक्शन 9 और 10 भी कर लेना चाहिए? सेक्शन 9 और 10 क्या है जरा सुन लीजिए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सॉरी सेक्शन 10 और 11, 9 नहीं, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 मिनिमम बोनस की बात करता है, मिनिमम बोनस की बात करता है, और सेक्शन 11 ये मैक्सिमम बोनस की बात करता है। तो ये दो सेक्शंस हैं हमारे पास जो मिनिमम और मैक्सिमम बोनस की बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। क्या आएंगे? इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। अच्छा, इनके बारे में मैंने बता भी रखा है, तो एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें एक दो टर्म ऐसे आएंगे जो डेफिनेशन पढ़ने के बाद ही होगा, तो उनको हम लोग रोक लेंगे और बाद में समझेंगे, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए। तो मिनिमम बोनस क्या है सेक्शन 10 के हिसाब से सुन लीजिए। सेक्शन 10 कहता है कि अगर आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे अवेलेबल सरप्लस, तो जो आपका अवेलेबल सरप्लस है वो बहुत कम है। अब चूंकि अवेलेबल सरप्लस क्या होता है इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन को, तो वो चलेंगे। हम अवेलेबल सरप्लस सीखेंगे क्या होता है। दो वर्ड्स हम सीखेंगे, एक होगा प्रॉफिट को हम दो तरह से बोलेंगे, एक हम बोलेंगे अवेलेबल सरप्लस, और दूसरे को बोलेंगे एलोकेबल सरप्लस। ठीक है, तो ये दो वो बेसिकली है कुछ नहीं, प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट को हम अलग तरह से उनका कंप्यूटेशन करेंगे कि भाई प्रॉफिट कब हमारा अवेलेबल सरप्लस माना जाता है, और इसी का पार्ट माना जाता है एलोकेबल, मतलब जिसको हम एज अ बोनस के रूप में एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अवेलेबल है सरप्लस उसी को हम एलोकेट करते हैं बोनस के रूप में, उसका कुछ परसेंटेज एलोकेट करते हैं बोनस के रूप में। तो अब वही जो पैसा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो मिनिमम अगर हमारे पास अवेलेबल सरप्लस से कम पैसा है, जितना अवेलेबल सरप्लस है हमारा उससे कम पैसा है, तो इस केस में हमें कितना बोनस देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि बोनस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा कम है, बहुत कम है। तो इस केस में एम्प्लॉय की जो सैलरी है, या फिर अगर वेजेस पाता है तो वेजेस है, अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी वो सैलरी और वेज पाता है, इसका 8.33%, सुनिएगा, जितनी उसकी सैलरी और वेज। अब सैलरी और वेज को समझने के लिए हमें फिर डेफिनेशन पढ़नी होगी, तो वो डेफिनेशन देखेंगे कि सैलरी वेज की डेफिनेशन क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका यूज समझ लीजिए। तो सैलरी वेज की डेफिनेशन देखेंगे आगे हम, तो इसका 8.33% या 100 रुपए जो दोनों में अधिक हो। अरे भगवान, ये कितना कम हो गया सर। तो देखिए, अगर 8.33% अवेलेबल सरप्लस सैलरी और वेज का, मान लीजिए उसकी सैलरी है 1000 रुपए, कितनी, अब साल भर में कितना आएगा सोचिए ना आप। साल भर में हम मान लेते हैं कि 1000 रुपए आ रहा है, साल भर में 1000 रुपए, तो अब 1000 का 8.33% कितना आएगा, आप सोच के बताइए। क्या 83 रुपए के आसपास।
तो 83 रुपए या 100 रुपए, तो जो दोनों में अधिक हो, सबसे अधिक कौन है? 100 रुपए। लेकिन अगर एक महीने का 1000 हो तो 12,000 रुपए एक साल का, तो 12,000 का 8.33% कितना आ जाएगा? 960 रुपए लगभग। क्यों? मैं 960 रुपए 950 रुपए रख देता हूं राउंड फिगर में, 950 रुपए के आसपास, विच इज मोर देन 100। तो ये हमें कम से कम मिनिमम बोनस देना होगा, भले ही आपका अवेलेबल सरप्लस हो या ना हो अकाउंटिंग ईयर में, आपको इतना तो देना है। सर ये सिचुएशन कब आती है? जब हमारे पास जो हमारे पास प्रॉफिट होता है ना, वो बिल्कुल इतना कम हो जाता है या लॉस में आ जाते हैं हम। हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम लॉस में है, यूं मान के चलिए, बाद में समझाएंगे कि प्रॉफिट का क्या सीन है। फिलहाल मान के चलिए कि अगर हम लॉस में भी हैं तो भी उस कर्मचारी की सैलरी के इतने परसेंट या 100 रुपए जो दोनों में अधिक आ रहा है, उतना कम से कम आपको बोनस बांटना है, भले आप पिछले साल का जो प्रॉफिट बचा करके रखे हैं ना, उसमें से आपको बांटना पड़े। ये होता है मिनिमम बोनस। मतलब कम से कम इतना बोनस तो जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो सवाल ये उठा कि सर, तो आइए सेक्शन 10 पहले हम आपको सुना दे कि इसकी वर्डिंग्स क्या है, फिर सेक्शन 11 पे मैक्सिमम पे आते हैं। ठीक है, सुनिए। सेक्शन 10 कहता है कि एम्प्लॉय शैल बी बाउंड employer shall be bound to pay every employee in respect of the accounting year a minimum bonus which shall be 8.33% of the salary or wage earned by the employee during the accounting year or ₹100 whichever is higher। भले ही आपका अवेलेबल सरप्लस हो या ना हो, whether or not the employer has any available surplus in the accounting year, मतलब लॉस में भी हो आप तो भी आपको क्या करना है, कम से कम मिनिमम बोनस तो देना ही देना है। और मैक्सिमम कितना देना है जरा ये सुनिएगा। कहता है इफ द एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मिनिमम बोनस पेबल टू एम्प्लॉय। अच्छा, एलोकेबल सरप्लस देखिए यहाँ वर्ड आ गया, तो एलोकेबल सरप्लस का मैंने मतलब बता दिया था आपको कि जो हमारा अवेलेबल सरप्लस होता है, मतलब इसकी एक कैलकुलेशन होती है, सेक्शन 5-6 हम करेंगे, उसकी कैलकुलेशन होती है कैसे अवेलेबल सरप्लस निकालते हैं। तो अवेलेबल सरप्लस निकालेंगे मतलब ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। अवेलेबल सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट है जो हम प्रॉफिट कमाते हैं। कौन सा प्रॉफिट? ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, वो जीपी, उसी में से हम निकालते हैं अवेलेबल सरप्लस, और इसी का एक परसेंटेज हम एलोकेबल सरप्लस के रूप में रखते हैं कि इतना पैसा हम बोनस के रूप में बांट सकते हैं। तो अगर ये एलोकेबल सरप्लस जो पैसा हम बांट सकते हैं उसकी बात की जा रही है कि वो क्या है, एक्सीड्स द मिनिमम अमाउंट, मतलब ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस है ना, चाहे 8.33% या फिर जो उससे ज्यादा निकल के आ रहा है 950 या जो भी है हमारे एग्जांपल में, तो इससे ज्यादा एलोकेबल सरप्लस हमारे पास, मतलब इतना मिनिमम देने के लिए तो है ही, इससे ज्यादा भी अगर देना है तो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मिनिमम की बात कब आती है, जब हमारे पास जो बांटने का पैसा है ना अवेलेबल ही जो है वही हमारे पास बहुत कम है, वही नहीं है, लॉस में है तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो बांटने का पैसा है अवेलेबल तो बहुत ज्यादा है, बट उसमें से जो हम एलोकेट कर सकते हैं एज अ बोनस वो भी इतना है कि कम से कम मिनिमम तो दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी है, तो फिर उस केस में आप जितना देना है दीजिए, लेकिन सैलरी या वेजेस के 20% से ज्यादा नहीं दे सकते आप। कितना? 20%। allocable surplus exceeds, if the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus payable to the employee, the employer shall be bound to pay to every employee in that year in proportion to the salary or wages earned by the employee during the accounting year, subject to the maximum of 20% of such salary or तो भाई जितना आपका सैलरी और वेजेस है उसी प्रोपोर्शन में आप जितना बांटिए, बांटना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इस सैलरी वेज का 12% एम्प्लॉयर बांटना चाहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है तो क्या उसे मिलेगा? 10,000 नहीं लेते, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं 6,000 रुपए लेता हूं तो 12 महीने का कितना हो गया? 72,000। 72,000 का वो चाहता है कितना? 12%। तो कोई दिक्कत नहीं है, 12% कितना आ गया? 12 7 जा 840, 8,400
और 12 टू ज़ा 240, तो ये हो गया लगभग आपका 8640 लगभग, मतलब 8,500 रुपये लमसम हम मान के चलते हैं, इतना कम से कम बोनस जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 12% 20% तक हो सकता है अधिकतम। अब उसकी सैलरी और वेज का 25% बोनस देना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। 21% ही नहीं है तो 23 और 24 और 25 की बात ही छोड़ दीजिए आप। बोलिए, क्या ये बात समझ आ गई? तो मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस ये क्या होते हैं, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर से समझ लीजिए कि मिनिमम का मतलब होता है कम से कम इतना बोनस हर कर्मचारी को जाना है, लेकिन यदि उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई होता है, दूसरा वो एलिजिबल है, डिसक्वालिफाइड नहीं है, तो फिर कम से कम मिनिमम बोनस या फिर 100 रुपए जो दोनों में अधिक हो वो मिलेगा 8.33%। दूसरा, अधिकतम अगर एलोकेबल सरप्लस एक्सीड कर जाता है मिनिमम बोनस को, जो मिनिमम कम से कम मिलना है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट एलोकेबल है। एलोकेबल क्या होता है अभी आपको नहीं मालूम, मैं बताऊंगा आगे। तो उस केस में मैक्सिमम जो बोनस है वो प्रोपोर्शनेटली आप जितनी उसकी सैलरी वेज है उसके प्रोपोर्शन में दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अभी आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार अभी आएगा मिनिमम और मैक्सिमम बोनस बार बार आएगा, क्योंकि हम लोगों को यही समझना है। और एलोकेबल सरप्लस क्या होता है ये सब भी देखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 13 और 2 क्लॉज 14, ये 12 और 13 करने हैं हमें। तो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देखनी है, सैलरी वेज क्या होता है वो देखना है हमें। तो ये सब बातें अब एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। सैलरी वेजेस क्या होते हैं, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, और फिर चलेंगे हम एलोकेबल अवेलेबल सरप्लस क्या होते हैं उनके कंपटीशन के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे हम कंपटीशन करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।